चलिए, कल अपन ने एक सेक्शन देखा था 43 सबसेक्शन 1, याद होगा आप लोगों को 43(1). क्या देखा था हमने? जो आपकी एसेट की कॉस्ट है उसमें आपको कुछ चीजें ऐड करना होती है। कब तक की चीजें? पुट टू यूज तक की चीजें। पुट टू यूज तक जो भी खर्चे होते हैं आप उसको क्या कर लेते हो यार? कैपिटलाइज कर लेते हो। जैसे कि बेटा इंटरेस्ट, अगर आपने एसेट लोन लेके लिया है तो इंटरेस्ट के भी आपको 2 हिस्से करना पड़ सकते हैं। अगर पुट टू यूज से पहले का कोई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। ये क्लियर था सबको? और इसके बाद मैंने आपको एक और चीज क्या बताई थी कि 2 चीजें आपको माइनस करनी होती है। एक तो सब्सिडी आपको माइनस करनी होती है। लॉजिकल था बेटा, 1 करोड़ का एसेट है, आपकी पॉकेट से 60 लाख गए, 40 लाख मोदी जी ने पे करे, तो आपको कितने का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? 60 लाख। अरे ये सो नो। और एक और चीज आप माइनस करोगे, वो अपन ने आलू वाला एग्जांपल लिया था। जब आपने ट्रायल रन एक्सपेंस इनकर किए थे तो आपने ऐड करा था, जब आप उसका प्रोडक्ट बेचोगे तो आप क्या कर दोगे? माइनस। बेटा वो अपना रेलेवेंट पार्ट था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपने इंटर लेवल पे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो देखेंगे उसको, क्योंकि है कुछ काम का। जरूरी नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें पढ़ी जाएं, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा ये हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, और मैं आपको बता देता हूं यार एक्सप्लेनेशन मतलब होता क्या है। बेटा सब लोग का फोकस है अच्छे से, चीजें क्योंकि समझनी है यहाँ पर, समझने वाला है। ये आपको याद तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मेरे साथ पढ़ना है, इसलिए आप अच्छे से देख लो इसे। इसके बाद कभी भी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो कट कर देना, बस एक बार मेरे साथ देख लो इसे। एक्सप्लेनेशन, बेटा एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सेक्शन ने जो बात बोली थी ना उससे रिलेटेड कुछ अलग से सरकार इश्यू करती है कि हम उसको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं फर्दर उससे रिलेटेड। तो ये एक्सप्लेनेशन टू 43(1) आपके पास आया था, जिसमें ऐसे आपको बहुत सारे केसेस हैं। जिसमें सबसे पहला केस देखिए, असेट प्रीवियसली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। असेट पहले कहां यूज हो रहा था बेटा? साइंटिफिक रिसर्च में। आज कहां यूज हो रहा है? रेगुलर बिजनेस में। बेटा मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 35 आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? बस आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूं कि सेक्शन 35 होता है, आपको 100% डिडक्शन मिलता है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड असेट का। कितना डिडक्शन मिल जाता है बेटा आपको? 100%। आप समझना मेरी बात, क्या साइंटिफिक रिसर्च करना एक अच्छा काम है? यस। तो सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, लालच दे रही है कि आप करिए, हम आपको क्या कितना डिडक्शन दे देंगे? 100%। तो आप मुझे बताओ, किसी एसेट पे आपको 100, बेटा लॉजिकली बात करेंगे अपन, किसी एसेट पे आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो क्या आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए सरकार ने क्या बोल दिया, आप उसको जब ब्लॉक में ऐड करोगे तो कितने पे ऐड करोगे? नील। कितनी वैल्यू पे बेटा ऐड करोगे आप? नील वैल्यू पे। मतलब समझना यार, नील वैल्यू पे ऐड कैसे होता होगा यार? आपको पता है, आपके पास 10 असेट थे ब्लॉक में, तो असेट तो आपके पास शायद 11 हो जाए, लेकिन वैल्यू आज भी कितनी रहेगी? उतनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लॉजिकली बेटा ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है, सबसे लॉजिकल पॉइंट। और लॉजिकल क्यों है? क्योंकि भैया किसी असेट का आप ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। अरे ये सो नो। तो आप उसको किस वैल्यू पे ऐड करोगे? 0 पर। इसके बाद बेटा सेकंड चीज, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। एक सेकंड, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट कहां पढ़ा था आपने? सेक्शन नंबर 28, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। वो बिल्डर वाला केस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है आपको? बेटा वो जो स्टॉक है ना, आपने कन्वर्ट करके पता है कहां ले गए थे? कैपिटल एसेट में। आज पता है, अगर आप उसी एसेट को अगर यूज कर रहे होते ना बिजनेस प्रोफेशन में, तो उस एसेट की पता है कॉस्ट कितनी मानी जाती? ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक बिल्डर है जिसके पास बहुत सारे फ्लैट्स थे, एक बिल्डर है जिसके पास बहुत सारे फ्लैट्स थे, उसने सोच लिया कि आज से वो उसके क्या हो गए? कैपिटल एसेट। और बेटा मान लीजिए उन बिल्डिंग्स को वो बिजनेस में यूज करने वाला है अब, तो आपको पता है उन बिल्डिंग्स पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहले डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलता था, पहले वो क्या था? स्टॉक। अब आपको क्या मिलने वाला है? इस पे डेप्रिसिएशन। तो बेटा सरकार बोलती है, आपने पता है जब ये सोचा था तो आपने एक अमाउंट पे टैक्स पे करा था जिसका नाम था फेयर मार्केट वैल्यू। क्या आप उस अमाउंट पे टैक्स पे कर चुके हो? यस। तो बेटा आपका जो असेट है ना उसकी कॉस्ट भी क्या मान ली जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब आपको पता है वो बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लीजिए 1 करोड़ है, तो आपको 1 करोड़ पे पता है क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। समझिएगा बात को बेटा, दिस एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं एक एक, ये पॉइंट तो बिल्कुल हल्के पॉइंट है, कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट आएंगे आपको, वो समझने वाले पॉइंट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा अच्छे अच्छे से, आप उनको समझ लेना बस सिर्फ एक बार।
तो पहला पॉइंट तो आपको ऑब्वियसली क्लियर होगा कि यार अगर किसी एसेट पे आपको ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल चुका है तो लॉजिकली उस पे डेप्रिसिएशन मिलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ही आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बोल रहा है कि आपको कितने पे उसको ऐड करना है, 0 पे। सेकंड चीज, स्टॉक कन्वर्जन वाले केस में फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने कहां टैक्स पे किया होगा, पीडीबीपी के अंदर। वही अमाउंट का आपको पता है क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन कहां मिलने वाला है बेटा आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे मान लीजिए बेटा 10 बिल्डिंग थी, 10 में से 2 बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो बिजनेस में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 2 बिल्डिंग का। कितने अमाउंट में मिलेगा बेटा, उन 2 बिल्डिंग की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, उतने अमाउंट पे आपको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। तीसरा पॉइंट देखिए, असेट। बेटा ये बहुत शानदार पॉइंट है, आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट है। देखिएगा सभी लोग ध्यान से। एक असेट है बेटा, एक असेट है जो कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को गिफ्ट किया था। एक असेट है जो कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को गिफ्ट किया था, और बेटा ऐश्वर्या राय ने गिफ्ट उसको किसको कर दिया, नहीं, विवेक ओबरॉय को किया था। बेटा इधर ध्यान से सुन लो सब लोग, नालायक हो, फालतू के एग्जांपल क्रिएट करवाते हो। सलमान खान ने गिफ्ट किसको दिया था, ऐश्वर्या। मान लीजिए बेटा सलमान खान ने एक गिफ्ट दिया था ऐश्वर्या को, जिस घर की कीमत थी 1 करोड़। ऐश्वर्या राय ने उस गिफ्ट को आगे कर दिया बेटा, किसको दे दिया, विवेक ओबरॉय। इधर ध्यान से सुन लो नालायक हो, ये ऐश्वर्या राय ने गिफ्ट को किसको दे दिया है, विवेक ओबरॉय को। तो बेटा ध्यान से सुनना, विवेक ओबरॉय को गिफ्ट पैसों में मिला है या फ्री में मिला है। मतलब वो जो बिल्डिंग विवेक ओबरॉय को मिली है वो बिजनेस मतलब फ्री में मिली है, पैसों में मिली है, फ्री में। लेकिन आपको पता है लॉ ऐसा बोलता है कि जो भी आपसे पहले वाला ओनर था ना, उसने वो बिल्डिंग खरीदी थी यार। किसने खरीदी थी, सलमान खान। तो आपको पता है जो सलमान खान की कॉस्ट है ना, वही किसकी कॉस्ट मान ली जाती है, विवेक ओबरॉय की। बेटा यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, सरकार आपको सीधा सीधा बेनिफिट दे रही है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा। अभी आप कैपिटल गेन पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम कैपिटल गेन से पहले पीडीबीपी पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बस अभी तो आप ध्यान रख लो कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो यार देखिए क्या लिखा है गिफ्ट के केस में, असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल समझते ना सब लोग। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस भी समझते होंगे। सक्सेशन में जो असेट मिला है तो उसकी कॉस्ट पता है क्या हो जाएगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। जैसे मान लीजिए यार एक असेट है, आप तो पता है एक बेहतरीन अपन एग्जांपल लेते हैं। एक असेट है जो कि मिसेस मार्स का है, उन्होंने ये असेट दिया मिस्टर मार्स को। और बेटा मिस्टर मार्स ने इस असेट को, मान लीजिए मिस्टर मार्स ने इस असेट को यूज किया। मिस्टर मार्स ने इस असेट को यूज किया बिजनेस प्रोफेशन में। क्या इस असेट पे डेप्रिसिएशन मिस्टर मार्स को मिलना चाहिए, यस। मिस्टर मार्स इज ओनर ऑफ दैट असेट, ही इज यूजिंग दैट असेट इन बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि मिस्टर मार्स ने वो असेट पता है कितने में खरीदा, 0 में। अरे मिस्टर मार्स को वो कितने में मिला यार, फ्री में मिला है। लेकिन क्या मिसेस मार्स ने उस असेट को खरीदा था, यस सर, उन्होंने तो खरीदा था। और क्या यहाँ आपको घर की बात दिख रही है, यस। तो बेटा यहाँ पर मिसेस मार्स ने जो असेट खरीदा था उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा, मिस्टर मार्स को। तो आप समझ रहे हैं ना, जो भी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होगी वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। क्या आपको ये बात क्लियर है बेटा, ध्यान से सुनना। बड़े काम के मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के पॉइंट है, इंटर के लेवल पे कोई भी काम के पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझते जाना यार। और अभी तक मैं बता दूं, अभी तक कोई भी टेक्निकल पॉइंट आया नहीं है। तीनों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बस है ना, तीनों पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो हमने पढ़े नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पहला वाला वो है जहां पर आप 100% डिडक्शन क्लेम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आप अब कितना मानोगे उसे, निल। सेकंड वाला क्या केस है, आपने कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड करा है, तो बेटा फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने वहां पीडीबीपी पे टैक्स पे किया था, वही फेयर मार्केट वैल्यू आज आपकी उस असेट की क्या बनने वाली है, एक्चुअल कॉस्ट। तीसरा केस, अगर आपको गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट फ्री में कोई असेट मिलता है तो भैया किस क्या कॉस्ट मानी जाएगी, जो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होगी। अरे आपको फ्री में मिला है, लेकिन क्या सही में उस असेट की कोई कॉस्ट रही थी, यस और नो, उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा बेटा, आपको। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए बेटा फोर्थ वाला पॉइंट ये है थोड़ा सा अच्छा पॉइंट, ये है थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट। असेट एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, इस लाइन का मतलब बताइए मुझे, इस लाइन का मतलब बताइए मुझे। एक एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल दूं आपको। आप तो एक चीज बताइए बेटा, एक अल्टो कार, एक 20 साल पुरानी अल्टो कार कितने की मिलती है मार्केट में, मान लो 50,000। सुन लेना, एक बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। 20 साल पुरानी अल्टो कार आपको कितने की मिलती है बेटा मार्केट में, मैं अज्यूम करवा रहा हूं, ऐसे कोई फिगर वैल्यू निकालने मत बैठ जाना। 20 साल पुरानी अल्टो कार मान लीजिए मार्केट में आपको कितने की मिलती है, 50,000। ठीक है, या तो 45 की मिलती है या 50,000 की। सबको इतनी बात क्लियर है बेटा। आपने यही अल्टो कार खरीदी है 2 करोड़ रुपए की,
यही 20 साल पुरानी अल्टो, कोई एंटिक नहीं है बेटा, वो चलती भी नहीं है। यही 20 साल पुरानी कार आपने कितने की खरीद ली? 2 करोड़ रुपए की। बेटा यहाँ पर आप पता है क्या कर रहे हो? आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आप सरकार को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो। आप पता है उस असेट को जानबूझ के महंगे पे खरीद रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप उसी असेट को ज्यादा में खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? विद द इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। अरे वही कार बेटा आपको पता है उस पर्सन से नहीं खरीदते, किसी दूसरे से खरीदते तो भी 50-55 हजार की मिल जाती, लेकिन आप उससे खरीद रहे हो कितने में? 2 करोड़। क्या यहाँ पर आपकी कुछ कुछ आपको लग रहा है कुछ खेल है यहाँ पर? यस। तो भैया अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ऐसा लग गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि उस केस में हम तो वो जो गाड़ी है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो जो गाड़ी है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को क्या मान लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। आप भले ही 2 करोड़ में उस गाड़ी को खरीदो, हम आपको 2 करोड़ पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, हम तो डेप्रिसिएशन उसको पे 50,000 60,000 पे देंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? बेटा ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। किस किस को ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बता दे मुझे। क्या लिखा है यार? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 है। अच्छा, असेट एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। क्या आपको एग्जांपल क्लियर है? कि आपने एक असेट खरीदा है, जानबूझ के महंगा खरीदा ताकि आप उस पर क्या क्लेम कर पाओ? ज्यादा डेप्रिसिएशन। अरे यस और नो? अब आप बोलोगे सर चलो अपन इस पे, मतलब आपको ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद ध्यान से सुनिए फिफ्थ वाला, री एक्विजिशन। व्हाट डज री एक्विजिशन मींस? बेटा ये एपीडी की बिल्डिंग है ना, ध्यान से सुनना सब लोग। ये बिल्डिंग मेरी थी, ये एपीडी की बिल्डिंग मेरी थी बेटा। मैंने इसको 5 करोड़ रुपए में बेच दिया था। कितने में बेच दिया बिल्डिंग को? 5 करोड़। बेटा एग्जाम्पल पे ध्यान देना, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस। एक बिल्डिंग थी जिसको आपने कितने में बेच दिया, एक असेट था जिसको आपने कितने में बेच दिया? 5 करोड़। बेटा इसी असेट को 2 दिन बाद मैंने वापस से, मतलब ये मैंने सेल करा है, सेल करा है, तो क्या मेरे पास से 5 करोड़ माइनस हुए होंगे? यस। बेटा इसी असेट को, इसी एपीटी की बिल्डिंग को आपने 2 दिन बाद वापस से खरीद लिया 50 करोड़ में। आपने 2 दिन पहले कितने में बेचा? 5 करोड़। 2 दिन बाद आपने कितने में खरीद दिया? 50 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, क्या इसी को री एक्विजिशन बोलते हैं? आपने वही चीज बेच के वापस खरीद ली। अरे यस और नो? इसको क्या बोलते हैं बेटा? री एक्विजिशन। तो आप मुझे बताओ कायदे से, क्या यहां पर भी आपको कुछ फ्रॉड की खुशबू आ रही है? आप सोच रहे हो ना 2 दिन बाद कोई एसेट 5 करोड़ से 50 करोड़ केस, और 2 दिन बाद खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बेटा यहां पर भी एसएससी पता है कहीं ना कहीं ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है। आपको पता है आपको उसको डेप्रिसिएशन कम अमाउंट पे मिल रहा होगा, हो सकता है 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। अब वो पता है कितने पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है? 50 करोड़। तो इनकम टैक्स आप तो मुझे ये बताओ, अगर आप होते सरकार तो आप क्या करते इस केस में? जो आप करते ना बेटा, जो आप करते वही सरकार करेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप पता है मैं आपको बताऊं, आपकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं तो पता है देखता कि पहले उसकी डब्ल्यूडीबी कितनी थी जब मैंने बेची थी, और जब मैं खरीद रहा हूं तो कितने में खरीद रहा हूं, री एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है। क्योंकि बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जरूर भी फ्रॉड ही कर रहे हो। तो मैं तो आपकी जगह देखता कितनी उसकी वैल्यू रही थी उस टाइम पे। मान लीजिए बेटा उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 4 करोड़ और आपने उसे खरीदा है 5 करोड़ में, तो मैं तो विच एवर इज लोअर आपको अलाउड करता। अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता? अलाउड करता बेटा विच एवर इज लोअर। मतलब जितने की उसकी वैल्यू ऑलरेडी थी और जितने में आपने आज खरीदी, विच एवर इज लोअर आप क्या कर देते? अलाउड। मतलब मुझे बताइए ना कितने में आपको डेप्रिसिएशन मिलता? 4 करोड़। किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बताइएगा मुझे। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर देखिए ये क्या है? री एक्विजिशन ऑफ असेट सोल्ड। क्या लिखा है यार? डब्ल्यूडी। अच्छा मैं आपको पहले ही एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, आपको इसे वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई ऑप्शनली इसको सिर्फ रीड करना चाहे तो रीड कर सकता है, बाकी कुछ ऐसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज मेरे साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां पर डब्ल्यूडीबी और री एक्विजिशन कॉस्ट, इन दोनों में से क्या ले लोगे आप? ये बताओ मुझे। यहां पर एरो नहीं बनाए तो आप लोग बना लीजिएगा विच एवर इज लोअर। ये पॉइंट नंबर 4 सबको क्लियर है? अच्छा बेटा इसके बाद पॉइंट नंबर 4 का ए, असेट परचेज एंड लीज बैक टू द सेम पर्सन। व्हाट डज इट मींस? बेटा सब लोग ध्यान से देखना, अच्छा टेक्निकल है, मतलब अच्छा शानदार चीज है। आपको पता है ये बोरिंग नहीं है कुछ ऐसा, ये बोरिंग नहीं है। चाहता तो मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं चाहता हूं। सिर्फ आपको एक इसका पिक्चर देना चाहता हूं कि यार ऐसा कुछ है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है ये।
asset purchase and lease back to the same person, what does it means? यार एक है सेलर, एक है बायर। सेलर ने क्या बेचा होगा? असेट, नॉर्मली गुड्स बेचा है। यहां पर क्या बेच रहा है? नॉर्मली गुड्स बेचा है, यहां पर असेट बेच दिया। बायर को क्या करना था? इसको पेमेंट। यहां पर बेटा मान लीजिए ये जो सेलर है ना, इसका नाम है मिस्टर ए, और ये जो बायर है इसका नाम है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने एक असेट बेचा है, मिस्टर बी ने उनको पेमेंट कर दिया है। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये असेट बेचने के बाद किसके पास चले जाना चाहिए था? बेटा ये मान लीजिए ये असेट यहां पर रखा है, ये रखा है असेट, दिस इज असेट। ईमानदारी से बताओ यार, असेट बेचते तो किसके पास चले जाना चाहिए? बायर के पास। आपने पता है यहां पर असेट बेच दिया है, और ये असेट कितने पे बेचा है आपने? 1 करोड़ रुपए पे। आपने पेमेंट भी कितना ले लिया है? 1 करोड़ रुपए। बेटा असेट बेचने पे जो हम लोग समझते हैं, मैं और आप जो समझते हैं, असेट कहां जाना चाहिए था? बायर के पास। आज भी असेट पता है किसके पास रखा है? आपके पास। आज भी असेट किसके पास रखा है बेटा? आपके पास। अच्छा, कल तक क्या आप इस असेट के ओनर थे? कल तक आप इस असेट के ओनर थे, आज आप ओनर नहीं हो, लेकिन असेट आज भी किसके पास रखा है बेटा? आपके पास। आपने पता है क्या ट्रांजेक्शन इंटर किया? आपने इस बायर से इस असेट को लीज पे ले लिया। मतलब आपने उसे असेट बेचा, डिलीवर भी नहीं करा, और असेट अभी भी किसके पास रखा है? आपके पास। और आपने उस असेट को कैसे ले लिया बेटा? लीज पर। आप समझ रहे हैं ना? यहां पर ये ट्रांजेक्शन ही बेटा, ये ट्रांजेक्शन ही फर्जी है। अरे ये ट्रांजेक्शन ही फर्जी है। आप अपने असेट को बेच रहे हो और अपने ही असेट को लीज पे ले रहे हो। देखिए क्या लिखा है, अब पढ़िएगा, लिखा क्या था? असेट परचेज्ड एंड लीज बैक टू दी सेम पर्सन। बेटा आपने असेट खरीदा और आपने वापस उसे लीज बैक दे दिया। मतलब आप मुझे बताओ, पहले भी असेट कौन यूज कर रहा था? सर सेलर। और आज भी असेट यूज कौन कर रहा है? सेलर। बस फर्क सिर्फ इतना है, कल तक वो एज अ ओनर यूज कर रहा था, आज वो एज अ लेसी यूज कर रहा है। क्लियर है आपको इतनी बात? तो देखिए इस केस में सरकार क्या बोलती है, एक्सप्लेनेशन के अंदर सरकार बोलती है कि WDB ऑफ द प्रीवियस ओनर। मतलब जब आप, बेटा ध्यान से सुनना, जब आपने एसेट बेचा था, जब हो सकता है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रही हो। जब आपने एसेट बेचा था उसकी वैल्यू कितनी रही हो? 1 करोड़। तो बेटा अब आपके पास एसेट वापस भी आएगा तो उसकी वैल्यू पता है कितनी ही रहेगी? 1 करोड़। आपके ट्रांजेक्शन, आपके फर्जी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट मैं इनकम टैक्स में नहीं लाने दूंगा, ऐसा सरकार बोल रही है एक्सप्लेनेशन 243(1) के अंदर। क्लियर है मेरी बात सबको? ये पॉइंट अच्छा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पर लीज से रिलेटेड बात हो रही है। किस किसने लीज टॉपिक पढ़ा हुआ है अकाउंट्स के अंदर? मतलब पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस इतनी बात ईमानदारी से बता दीजिए। मतलब मुझे नहीं मालूम कि सीए फाउंडेशन लेवल पे था या नहीं था। मतलब सीए फाउंडेशन नहीं, 11-12 था, नहीं था। आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ोगे बेटा, इंटर लेवल पे पढ़ोगे एडवांस अकाउंट के अंदर लीजेस नाम का एक टॉपिक। जब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, मैं आपको बताऊं बेटा, लीज 2 टाइप की होती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। किसको पता है? नहीं पता? चलो एक छोटी सी बात बता रहा हूं बस मैं। बेटा फाइनेंशियल लीज में आप एज अ ओनर जैसे मान लिए जाते हो। कैसे मान लिए जाते हो? ओनर। तो आपको उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। यहाँ उसी की बात हो रही है कि आपने एसेट बेच दिया और आपने उसको फाइनेंशियल लीज पे ले लिया, तो भैया आपकी बैलेंस शीट में आज भी वो एसेट दिखेगा, भले ही वो लीज पे है। तो कितने पे दिखेगा बेटा? जितने पे वो पहले दिख रहा था, आज भी उतने पे ही दिखता कंटिन्यू रहेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है ये वाली? इधर ध्यान से सुन के बता दीजिए मुझे, क्या आपको ये बात क्लियर है? हाथ उठा के बताएं एक बार। आप तो सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि आपको असेट परचेजिंग लीज बैक का ट्रांजैक्शन क्लियर है कि हो क्या रहा है? आपने असेट बेचा और वापस क्या ले लिया? लीज पे। सही में कुछ हुआ या सही में तो जो पहले यूज कर रहा था वही आज भी यूज कर रहा है? जो पहले यूज कर रहा था वही आज भी यूज कर रहा है। बेटा सरकार बोल रही है जो पहले WDB थी ना, वही आज भी WDB रहेगी। खत्म बात। पहले यूज कर रहा था वही आज कर रहा है, पहले जो WDB थी वही WDB आज भी कंटिन्यू रहेगी। ये बेटा एक शानदार पॉइंट है, 4 का है। शानदार मतलब ऐसा नहीं है कुछ रेलेवेंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, एक लमसम पॉइंट है जिससे रिलेटेड आपको टेस्ट किया जा सकता, मतलब सीए फाइनल में किया जा सकता है, यहां नहीं किया जाएगा। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 एक हल्का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक ही बार में पढ़ेंगे, एक ही बार में खत्म करेंगे। क्या लिखा है? बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। बेटा कल तक ये मेरी कौन सी थी? कल तक ये मेरा घर था, कल तक ये मेरा रेसिडेंशियल हाउस था। आज मैंने इसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या मतलब है बेटा? मीम चल रहा है यहाँ? सर लीज के केसेस में तो लेसर को मिलता है ना। इधर ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, यहाँ पर बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस नाउ ब्रॉट इनटू बिजनेस। इसका मतलब आप समझ गए क्या? पहले कोई बिल्डिंग थी जो पर्सनल थी, आज वो किस लिए हो गई है? बिजनेस पर्पस के लिए।
आप मुझे बताओ, पहले जब आपने बिल्डिंग खरीदी थी तो वो 10 लाख की रही होगी, आज से 20 साल पहले बाबा आजम के जमाने में 10 कितने की रही होगी? 10 लाख। आज मुझे बताओ ये 10 लाख की है या 5 करोड़ की हो चुकी है? 5 करोड़। तो आपको पता है, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सही रहेगा आप 10 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो 20 साल पुरानी बिल्डिंग पर? आप सोच रहे हो सरकार आपको फायदा देगी, बेटा सरकार फायदा नहीं, यहाँ पर सरकार आपको नुकसान पहुंचाएगी। देखना, सरकार बोलती है आपने उस असेट को कितने में खरीदा था? 10 लाख में खरीदा था ना? आपने कितने में खरीदा था? 10 लाख। एक काम करिए, इसमें से आज तक का 20 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, 20 ईयर्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, जो वैल्यू बच जाएगी ना वही आपकी क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। आप समझ रहे थे सरकार आपको 10 लाख की जगह 5 करोड़ का बेनिफिट देगी? ऐसा नहीं है बेटा, सरकार यहां आपको रोक रही है। सरकार बोल रही है अगर कोई एसेट आपने 10 लाख का खरीदा था आज से 20 साल पहले, कितने साल पहले खरीदा था? 20 साल पहले, तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या वो 20 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी वैसी रही होगी या इस पे 20 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा 20 साल यूज होने की वजह से? लग गया यार। तो सरकार बोल रही है आप है ना 20 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और जैसे मान लो बेटा 20 साल का डेप्रिसिएशन आ गया अपना 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख रुपीज आप माइनस करोगे, कितनी वैल्यू बच जाएगी? 3 लाख रुपए। वही 3 लाख रुपए पता है आपकी क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। वही 3 लाख रुपए बचे आपकी क्या बनने वाली है? एक्चुअल कॉस्ट। किस किस को ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं तो आपको इसके लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा इसके लिए, आप तो मुझे उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आंसर करिए। एक बिल्डिंग आपने खरीदी थी 50 लाख 3 साल पहले, 3 साल पहले आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख रुपए की। बेटा इस बिल्डिंग को आप पहले पर्सनल पर्पस पे यूज कर रहे थे, लेकिन आज से आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, तो क्या आज से आपको इस पे डेप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होने वाला है? यस। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि कितने वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? आप मुझे बताओ 50 लाख पे मिलेगा क्या? क्या इसकी वैल्यू आज 2 करोड़ है, 2 करोड़ पे मिलेगा? नहीं सर, 50 लाख से भी कम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 50 लाख में से कम कैसे निकालोगे सर? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कितने सालों का? 3 सालों का। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी, मान लीजिए बेटा वैल्यू बची 35 लाख रुपए, तो आपको 35 लाख रुपए पे पता है क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। अब क्लियर है ये? किसने बोला था रिपीट करने को? क्लियर है ये बात? 50 लाख का असेट है, 15 लाख का डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद सब हल्के हल्के से पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ध्यान दे दीजिए। एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा सब चीजें, सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा। एक सेकेंड, होल्डिंग टू सब्सिडरी H2S, और वो भी सब्सिडरी पता है कौन सी है? कोई ऐसी वैसी सब्सिडी नहीं है बेटा, होली ओन्ड सब्सिडरी। इधर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, नालायक को इधर ध्यान से सुनना। आपको पता है व्हाट इज होली ओन्ड सब्सिडरी? पढ़ा है क्या आपने? 100%। अरे ये सुनो, एक चीज बताना ईमानदारी से, एक असेट होल्डिंग कंपनी के पास था बेटा, ध्यान से सुनना अच्छे से। एक असेट होल्डिंग कंपनी के पास था, 1 करोड़ रुपए का असेट होल्डिंग कंपनी के पास था, उसने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को 1 करोड़ का असेट दे दिया। क्या ये घर की बात है? आप समझ रहे हैं ना बेटा, जैसे मिसेस मार्स और मिस्टर मार्स की घर की बात थी, क्या ये भी घर की बात है? यस सर, एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी पूरी की पूरी उसी की कंपनी है बेटा, उसको एक असेट ट्रांसफर कर रही है, ये बेटा घर की बात है। और इस केस में आप मुझे बताइए ना, असेट होल्डिंग कंपनी की बुक्स में 1.2 करोड़ रुपीस का दिख रहा था, तो सब्सिडरी कंपनी की बुक में भी कितने का दिखना चाहिए? 1. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। बेटा बहुत सारी जगह तो वही कंसेप्ट लगने वाला है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। जब भी घर की, मैं तो आपको बता रहा हूं बेटा, जब भी घर की बात हो गई ना तो एक ही कंसेप्ट लगेगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। और घर की बात आप समझ जाओगे, घर की बात मतलब कोई ट्रांजेक्शन का मतलब नहीं है, बस असेट इधर से उधर जा रहा है बस। अरे असेट चाहे आप मुझे बताओ ना, मेरी कार चाहे मेरे नाम पे रहे, चाहे मिस्टर, मतलब मैं तो एक सेकंड, मेरी कार चाहे मिसेस मार्स के नाम पे रहे, चाहे मिस्टर मार्स के नाम पे रहे, क्या वो एक ही बात है? यस। अरे यार अपने घर में ऐसे ही तो होता है यार, मम्मी पापा एक ही तो होते हैं, नहीं होते क्या? नहीं, मैं अपना कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं मम्मी पापा का एग्जांपल ले रहा हूं। होल्डिंग टू होली ओन्ड सब्सिडरी, इधर ध्यान दीजिए, 100% घर की बात है। और घर की बात है तो बेटा जो होल्डिंग की वैल्यू थी वही किसकी मानी जाएगी? सब्सिडरी की। इसके बाद बेटा, इसके बाद ट्रांसफर्ड बाय अमेलगमेटिंग कंपनी। अच्छा ये तो अपन को बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा, वोडाफोन ने किसको असेट दिया था? वोडा आइडिया। वोडाफोन ने किसको दिया था? वोडा आइडिया। तो बेटा यहां पर भी क्या घर की बात है? यस। अरे वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या बन गई थी? वोडा आइडिया। क्या यहां पर भी घर की बात है? तो बेटा ये जो वोडाफोन का असेट वोडा आइडिया के पास जाएगा, क्या आपको इसको एक्चुअल कॉस्ट निकालने की जरूरत है या कंटिन्यू रहेगी सेम?
सर अगर वो असेट वोडाफोन में 75 लाख पे दिख रहा था तो वो असेट वोडा आइडिया में भी कितने पे ही दिखेगा? 75 लाख रुपए पे। बेटा जब भी घर की बात हो जाएगी ना, वैसे ही सिंपल हो जाएगी बात। क्या होने वाला है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर या कॉस्ट कंटिन्यू रहने वाली है, या वैल्यू क्या रहने वाली है? कंटिन्यू। इसके बाद बेटा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर्ड बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। ये कंपनी है टाटा, ये आपको दिख रही है बेटा, ये कंपनी है टाटा। अब मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताइएगा, टाटा का एक बिजनेस है या कई, हो सकता है हजारों बिजनेस हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा ये, टाटा वो, अरे ये सुनो, टाटा टी, आपको पता है टाटा टी, टाटा नमक, आपको पता है टाटा, बेटा आपको पता है टाटा मोटर्स अलग कंपनी है, टाटा टी अलग कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अलग कंपनी है। आप, हाँ मतलब समझ रहे हो मेरी बात, ये अलग कंपनी है। आपको पता है आप चाहो तो टाटा मोटर्स के शेयर खरीद सकते हो, चाहो तो टाटा टी के खरीद सकते हो, चाहो तो किसके खरीद, टाटा टीसीएस नहीं, वो टीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है टाटा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये सब अलग अलग कंपनी है, ये सुनो बेटा। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कभी तो ये कंपनी एक होंगी यार, कभी तो एक ही कंपनी होगी टाटा नाम की, जो बड़ी होती गई होगी तो अपने आप को वो तोड़ती गई होगी, अलग अलग वेराइटी। अरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बात को? तो बेटा ये मान लीजिए बेटा, टाटा अपन 50 साल पहले टाटा की एक ही कंपनी है आपके सामने, टाटा लिमिटेड। और बेटा इसके अंदर मल्टीपल हजारों टाइप के बिजनेस है, एक बिजनेस है टाटा मोटर्स। अब बेटा एक ही कंपनी में आप दो बिजनेस कर रहे थे, मान लीजिए दो ही बिजनेस है यार, आप एक ही कंपनी में दो बिजनेस कर रहे थे, आपने ऐसा सोचा क्यों ना मैं टाटा मोटर्स को अपने से अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दूं। तो बेटा यहां पर कौन सी कंपनी का बंटवारा हो रहा है? टाटा। कौन सी कंपनी का बंटवारा हो रहा है बेटा? टाटा। उसके एक बिजनेस को उसमें से अलग करके क्या एक नई कंपनी बनाई जा रही है, छोटी सी कंपनी, जिसका नाम होने वाला है टाटा मोटर्स। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करूंगा। यहां पर एक कंपनी है टाटा, जिसके टुकड़े हो रहे हैं बेटा, जिसका क्या हो रहा है, जिसका बंटवारा हो रहा है, और बंटवारा होकर एक और नई कंपनी बन रही है टाटा मोटर्स। आप मुझे बताइए ना, क्या इस बंटवारे का रिजल्ट है ये? क्या ये रिजल्ट है इसका? यस। तो बेटा ये जो रिजल्ट है, तो मैंने भी कहां कुछ बोला, ये जो रिजल्ट है इसको बोलते हैं बेटा रिजल्टिंग कंपनी। ये जो रिजल्ट है इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग कंपनी। अच्छा किसके साथ गलत हुआ है? टाटा। किसको तोड़ा गया है? टाटा। तो बेटा ये जो टाटा है ना, इसको बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी। बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, एडवांस अकाउंट में पढ़ोगे, आई थिंक जहां भी पढ़ो, मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा। यहां पर जो कंपनी टूटती है ना, उस कंपनी को बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और जो कंपनी नई बनती है उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग कंपनी। अब मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, आप मुझे बताओ यहां पर असेट कहां से कहां ट्रांसफर होने वाले हैं? सर डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में असेट ट्रांसफर होने वाले हैं। अरे यस और नो? डीमर्ज्ड कंपनी से डीमर्ज्ड कंपनी से असेट किसके पास जाने वाले हैं? रिजल्टिंग कंपनी। क्या ये भी एक घर की बात है? अरे बेटा अल्टीमेटली इन्हें मत देखो, आप इधर देखो, एक पर्सन है जिसका नाम है मास टाटा। क्या ये सब कुछ उसका है? यस। तो बेटा आप ये देखो, क्या ये घर की बात है? हाँ। तो आप मुझे बताओ, ये घर की बात है तो क्या यहां पर, आप मुझे कंसेप्ट बता दो ना, क्या कंसेप्ट बोलता होगा? सर जो डीमर्ज कंपनी की कॉस्ट थी, जो डीमर्ज कंपनी की वैल्यू थी, वही किसकी वैल्यू रहने वाली है? रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर है आपको ये वाली बात भी? इसके बाद बेटा अब तो ये खत्म ही हो गया है, एक बार एक काम करते हैं, 2 4 5 पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट आपको ऑलरेडी आते हैं, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं हटा देता हूं इसको। इतने एग्जाम्पल ले लिए, चलिए अब बेटा सब लोग ध्यान से सुनना जल्दी से। बेटा इधर ध्यान से सुनना, असेट एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि असेट अगर आपने लोन लेके लिया है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, और इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अप टू पुट टू यूज क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। वही लिखा है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट अप टू फर्स्ट पुट टू यूज फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, मतलब उसको आप क्या कर दोगे? कैपिटलाइज। क्या ये बात आपको क्लियर है? ऑलरेडी पढ़ी पढ़ाई बात है बेटा ये। अच्छा इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी एक्सेट्रा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताइए क्या पढ़ा है आपने? सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड करेंगे अगर उनका अपन को क्या नहीं मिलने वाला? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर अगर हमें आईटीसी नहीं मिलने वाला तो हम उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक सेकेंड मैं बता देता हूं बेटा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड पूरी क्लास बताएगी यार, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड क्या पढ़ा था? सर अगर आईटीसी मिल रहा है
अगर आईटीसी मिल रहा है तो नॉट टू बी एडेड। सर अगर आईटीसी नहीं मिल रहा टू बी एडेड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पढ़ा वो कोई काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का है बेटा। ये 2 पॉइंट बहुत काम के हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे सेक्शन के अंदर के इंटरेस्ट पुट टू यूज का क्या होने वाला है, कैपिटलाइज, और जीएसटी वगैरह जो अगर उनका आईटीसी नहीं मिलने वाला तो वो भी क्या होने वाले हैं, कैपिटलाइज। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा काम के हैं आपके, इसीलिए आपसे पूछे थे। अच्छा एक सेकंड, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडी, ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ पॉइंट है, बताइए क्या करना है इसको। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। अरे एक असेट है बेटा, ईमानदारी से बताइएगा, एक असेट है जो आप असेट 5 करोड़ का है लेकिन आपकी पॉकेट से 3 करोड़ का है, 2 करोड़ किसी और ने सब्सिडी दी है, तो आपको कितने का बेनिफिट मिलना चाहिए उस पर, 3 करोड़। आपको कितने का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, 3 करोड़। ये सेक्शन भी वही करवा रहा है आपसे, बोल रहा है कि अगर 5 करोड़ का असेट है तो आप उसे 5 करोड़ का मत मानो, 2 करोड़ की जो सब्सिडी मिली है उसको चुपचाप क्या कर दो, माइनस, बचे हुए 3 करोड़ को क्या मान लो एक्चुअल कॉस्ट, और उस पर आपको क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन। इसके बाद एक और पॉइंट है बेटा, असेट बोट इनटू इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट फॉर यूज। एक सेकेंड, अभी जो आपने एक और इस जैसा पॉइंट देखा था वो देखा था बिल्डिंग पर्सनल से क्या आ रही थी, पर्सनल टू बिजनेस। अब पता है आप क्या कर रहे हो, एक नॉन रेसिडेंट है बेटा, नॉन रेसिडेंट मतलब मिस्टर पुतिन इंडिया के बाहर से एसेट पता है कहां ला रहा है, इंडिया के अंदर। अभी बिल्डिंग का कन्वर्जन हो रहा था पर्सनल से बिजनेस पर्पस, यहां पर एक नॉन रेसिडेंट एसेट को कहां पर ला रहा है, इंडिया के अंदर बिजनेस प्रोफेशन के लिए। बेटा ध्यान से सुनना, सेम कंसेप्ट जो आपने बिल्डिंग वाला पढ़ा था ना, बेटा सेम कंसेप्ट जो आपने बिल्डिंग वाला पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, सर ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, 3 साल पहले वो बिल्डिंग खरीदी गई थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन नोशनल 15 लाख आया था। नोशनल क्यों बोल रहा हूं बेटा, मिला नहीं था लेकिन आप माइनस कर रहे हो, तो कितने की वैल्यू बच गई थी, 35 लाख रुपए। क्या उस बिल्डिंग की कॉस्ट 35 लाख मानी गई थी, यस। यहां पर एनआर वाले केस में जब वो इंडिया के बाहर से एसेट लाएगा तो भी उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी बेटा, 35 लाख। मतलब जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन। इसके बाद बेटा ये 13 वाले पॉइंट पे आ जाए 1 मिनट के लिए। 13 वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, ये 13 वाला पॉइंट बेटा अगेन आपको 100% डिडक्शन देता है। सेक्शन 3580 अगेन कितना डिडक्शन देने वाला है, 100%। तो आप मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी मानी जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 0। देखिए क्या मानी जा रही है, 0। मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम है, बस सेक्शन अलग है बेटा। वो 35 था, ये 3580, और दोनों 35 के सेक्शन आपको कितना बेनिफिट देते हैं, 100%। आगे पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये दोनों अपन को 100% बेनिफिट देते हैं, तो इनकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट निल। एक पॉइंट बस अपना मिस हो रहा है, इस पॉइंट को जल्दी से एक बार देख लेते हैं सब लोग। एनी कैपिटल एसेट एक्वायर्ड अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बेटा ये एक समझने वाला पॉइंट है, शानदार सा। अच्छा आप मुझे बताओ, शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करनी होती है वो कहां से करनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया के अंदर। बेटा उन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट होता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाम का एक एक्ट होता है जो कि सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है। सेबी तो बेटा उसको मॉनिटर करता है, सेबी तो ये करता है फ्रॉड ना हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, उसका खुद का एक्ट कौन सा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। यू विल स्टडी, आप इसको पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल का जो आपका पेपर नंबर कौन सा होने वाला है, पेपर नंबर 3, जो आपका लॉ का पेपर होने वाला है, उसमें आप पढ़ोगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सेबी भी पढ़ोगे आप, मतलब बहुत सारे एक्ट आप पढ़ने वाले, उसमें एक एक्ट ये भी है बच्चे। अब ध्यान से सुनना, एक केस, एक एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए आज के बाद वो एग्जांपल आपके काम का है, क्योंकि आप सीए बनने वाले हैं और सीए स्टूडेंट हैं। आपको पता है ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बेटा ध्यान से सुनना, आपको ये चीजें नहीं पता इसलिए समझ लेना बात को। आपको पता है ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, या फिर जो एनएससी, ये खुद कंपनी है, दे देमसेल्फ आर कंपनी। अरे जिनके थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप एबीसी के शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बेटा वो खुद भी पता है क्या है, एक कंपनी है। आप समझ, आपको नहीं पता थी ये बात, मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो क्या है, कंपनी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आज की तारीख में कंपनी है बेटा, आज से 50 साल पहले वो कंपनी नहीं हुआ करते थे। आज से 50 साल पहले वो एओपी या फिर बीओआई हुआ करते थे, जो आपको ऑलरेडी पता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कोई लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर सभी के सब इंडिविजुअल्स हैं तो आप क्या बोलते हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई भी आर्टिफिशियल एक भी पर्सन है तो आप क्या बोलते हो, एओपी। बेटा ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज पहले पता है किस फॉर्म में रजिस्टर्ड थे, एओपी और बीओआई के फॉर्म में। आज की तारीख में किस फॉर्म में रजिस्टर्ड है, कंपनी के फॉर्म में। तो आपको पता है जब ये कन्वर्ट हुए होंगे ना एओपी बीओआई से कंपनी में,
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। सीए फाइनल में पढ़ेंगे इस टर्मिनोलॉजी को। मैंने आपको आज बता दिया, जब ये एओपी बीओआई से एनएससी लिमिटेड में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन। नाम इटसेल्फ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है यार, आप कंपनी बन गए हो, क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉर्पोरेटाइजेशन। तो देखिए लिखा क्या है, एनी कैपिटल एसेट एक्वायर्ड अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एओपी बीओआई टू कंपनी। बेटा एओपी बीओआई जो कंपनी बनी होगी, क्या ये भी घर की बात रही होगी? यस। तो एओपी बीओआई के जो असेट रहे होंगे वो किसके पास आए होंगे? एनएससी लिमिटेड के पास। आप तो मुझे ये बता दीजिए कॉस्ट क्या मानोगे आप? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, क्योंकि बेटा जब भी घर की बात होगी आपको कॉस्ट क्या ही माननी पड़ेगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। आपको ये बात क्लियर है इतनी? एक काम करते हैं आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है। देखिए क्या लिखा है, असेट पार्शियली यूज फॉर अदर पर्पस। आप मुझे बताइए, एक असेट है जो कि 40% बिजनेस में यूज हो रहा है, तो आपको कितना उससे रिलेटेड बेनिफिट मिलने वाले हैं? 40%। बताने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई असेट बिजनेस में यूज ही 40% हो रहा है तो कोई भी चीज उससे रिलेटेड कितनी ही अलाउ होने वाली है? 40%। मान लीजिए इस असेट का डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो क्या पूरा 10 लाख ले लोगे मुंह उठा के? नहीं सर, 10 लाख में से 40% लेंगे, मतलब कितना? 4 लाख। मान लीजिए बेटा इस असेट का किराया, रेंट है 2 लाख रुपए, तो आप पूरा 2 लाख का डिडक्शन ले लोगे या 2 लाख का भी 40% करोगे? आप समझना बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एक्सपेंस। कोई भी खर्चा उस असेट से रिलेटेड जो 40% बिजनेस में यूज हो रहा है, तो आपको बेनिफिट भी उस पर कितना ही मिलने वाला है? 40%। ये आपको पढ़ने की जरूरत, कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक एग्जांपल भी आपके सामने दिया, एक फालतू का एग्जांपल है, टाइम पास करने के लिए मैंने दिया था। एक कार है बेटा 8 लाख रुपए की, कार 50% बिजनेस में है, 50% पर्सनल में है। आप मुझे बताओ कार पे डेप्रिसिएशन मिलता कितना है? कार पे डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? 15। नॉर्मली 15 बेटा, नॉर्मली कितना मिलता है? 15। तो 8 लाख पे 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,20,000 तो पूरी कार का डेप्रिसिएशन है। आपकी कार बिजनेस में 50% यूज हो रही है, तो कितना मिलने वाला है? 60,000 विल बी अलाउड एंड 60,000 विल बी डिसअलाउड। सर बिजनेस वाला अलाउड हो जाएगा, पर्सनल वाला डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? और बेटा ये समरी ऑफ इंटरेस्ट नाम की भी एक चीज आपके सामने दी हुई है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। इसीलिए समरी के यहां पर लिखा है, समरी जो आपको याद रखना जरूरी है इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट के कितने हिस्से करते हैं अपन? 2। एक हिस्सा होता है पुट टू यूज तक का हिस्सा, दूसरा कौन सा होता है? पुट टू यूज के बाद का। फिलहाल पुट टू यूज तक के हिस्से को क्या कर देंगे? देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ फर्स्ट पुट टू यूज एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट। और बेटा इंटरेस्ट आफ्टर डेट ऑफ फर्स्ट पुट टू यूज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आपको ये सब बातें बेटा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक बार जो आपको याद रखना है वो चीज बता रहा हूं, पूरा रिवाइज करवाऊंगा, सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि आपको ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, अपन एक सेक्शन पढ़ रहे थे बेटा, एक वेग सेक्शन था, एक बोरिंग सा सेक्शन था 43(1), एक बोरिंग सा सेक्शन था 43(1). चलिए एक काम करिए, अपन कल नेक्स्ट वाली क्लास में ही कंटिन्यू कर लेंगे इसको। अपन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कितना इसमें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।